ही आपका सिंपल होगा। चलिए पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। जाहिर सी बात है हमें इस वायरस से मुलाकात होगी, सार्स कोरोना वायरस 2। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कोविड-19। तो जो पैथोजेन है वो वायरस है, हम लोग कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। हम लोग कहेंगे ये वायरस टारगेट करेगा प्राइमरीली आपके लंग्स को। ठीक है, लंग्स में इसको कोई एंटरटेन करेगा। लंग्स में कौन इसको एंटरटेन करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ACE2 इसको एंटरटेन करेगा। ACE2 एक तरीके से रिसेप्टर का काम करेगा कि आओ भाई, लंग तुम्हारे स्वागत में रेडी है। ठीक है, और ACE2 आपका होता है कहाँ पे? प्रेजेंट ओवर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब देखो कहानी यहीं से शुरू होती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका मतलब बात कर रहे हैं कि ये सब हो रहा है एल्वियोलाई में। आओ पहले एल्वियोलाई देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये किसी की ट्रेकिया है, शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। ये ब्रोंकस है, फिर ढेर सारे ब्रोंकियोल्स होंगे कुछ इस तरीके से, और लास्ट में आपके स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, हम लोग कह देते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, इस तरीके से बना ले रहे हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई ही आपका ऑर्गन है जहां पे गैस एक्सचेंज होता है। मैं कहता हूं ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से एक्सचेंज होके बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये डिजीज ऐसी है जिसका टारगेट लंग है और लंग में एल्वियोलाई। अब अगर हम लोग एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में दो टाइप के सेल्स होते हैं। चलिए मैंने यहाँ से फिगर को ले लिया और मैंने कह दिया ये आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई है, यहीं पे गैस एक्सचेंज होना था, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज होता है तो कुछ सेल्स होती हैं, हम लोग कहते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, और इसको बड़ा बना लेते हैं। इसको ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन टेक्निकल लगेगा तुम्हें बहुत ज्यादा। जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती बहुत टफ लगती है। ठीक है, कलर चेंज हो गया, इसको हटा लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, और मेनली जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन सी होती हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। एल्वियोलाई में दो टाइप की सेल्स होती हैं, ये ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो टाइप की सेल्स हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, और दूसरी आपकी है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अभी कोरोना दोनों से अच्छा पंगा लेगा, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टाइप 2 न्यूमोसाइट के पास ही एक एंजाइम होती है, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अब ऐसा नहीं कि टाइप 2 न्यूमोसाइट का काम एंजियोटेंसिन 2 को लेके चलना है। टाइप 2 न्यूमोसाइट से आपके होते क्या हैं? जो आपके सरफेक्टेंट सिक्रीट करते हैं। सरफेक्टेंट, इसका मतलब अगर एस इनहिबिटर, सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 मतलब जो कोविड-19 कराएगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। कुल मिला के एस रिसेप्टर जैसा काम करता है कि आइए। तो अगर एस आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट पे है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा जिससे टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो जाएंगे और पेशेंट में सरफेक्टेंट नहीं बनेगा। सरफेक्टेंट नहीं बनेगा तो पेशेंट की लंग के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो लंग कोलैप्स कर सकता है। जो एल्विलाई आपके कुछ इस टाइप से थे, अब ये एल्विलाई कोलैप्स करके ऐसी हो जाएंगी। इट कैन लीड टू लंग कोलैप्स, और लंग कोलैप्स को आप लोग कहते हो एटीलैक्टेसिस।
एटीलैक्टेसिस। तो हम लोग सुनते हैं कि अगर किसी को कोविड डिजीज हुई तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, अगर लंग कोलैप्स हो जाए तो सांस लेने में क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी, है ना। तो पेशेंट में ब्रेथलेसनेस होगी, पेशेंट को ज्यादा एफर्ट लगा के सांस लेना पड़ेगा, कभी कभी इतने एफर्ट की जरूरत होगी पेशेंट नहीं लगा पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर। कहानी केवल इतनी ही नहीं है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, टाइप 1 न्यूमोसाइट भी आपके डैमेज हो जाएंगे। टाइप 1 न्यूमोसाइट का मेन काम है गैस एक्सचेंज करना, तो इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी भी नहीं। कितना सिंपल है, मैंने कह दिया यहाँ पे आपकी एक सेल है, दिस इज टाइप 2 न्यूमोसाइट, कम होते हैं ये टाइप 2 न्यूमोसाइट। और ये वाली जो सेल्स हैं आपकी, ये टाइप 1 न्यूमोसाइट से ज्यादा हैं, और यहीं से गैस एक्सचेंज होना है, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, और ये आपके गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो कहाँ से सैचुरेशन बढ़ेगा, और अगर ये सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो हमें सांस लेने में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसीलिए सीवियरिटी के दो क्राइटेरिया रखे हैं, एक पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़े, छोटी सी सांस ले पाए लेकिन जल्दी जल्दी ले, मतलब रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो। दूसरा, पेशेंट का सैचुरेशन कम हो जाए क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। राइट, फिर से इसको देख लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं कहानी शुरू होगी एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई में हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, सेकेंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का काम है सरफेक्टेंट बनाना, सरफेक्टेंट बनाना। सरफेक्टेंट ही हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं ड्यू टू बाय डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट के पास एक एंजाइम काफी ज्यादा होती है, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 और आपका क्या अटैच हो जाएगा, सार्स कोरोना वायरस 2, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अब पैथोजेनेसिस स्टार्ट होगी और यहाँ पे स्टार्ट होगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होगा तो पहले जो सबसे पास में सेल है वो डैमेज होगी, फिर आसपास इन्फ्लामेशन और फैलेगा तो बाकी सेल्स भी डैमेज होंगी। मैं कह रहा हूँ पेशेंट में इन्फ्लामेशन हुआ, इसकी वजह से डैमेज हो गया कौन सी सेल, डैमेज ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हो गई तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजनेशन में दिक्कत नहीं होगी। अभी टाइप 2 की डैमेज हो गए, इसका मतलब देयरफॉर सरफेक्टेंट कम हो गया, पेशेंट का सरफेक्टेंट डिक्रीज हो गया, देयरफॉर वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया। अब पेशेंट के एल्विलाई कोलैप्स करने लगेंगे, पेशेंट किसी तरीके से लंबी लंबी या जोर जोर से सांस खींचेगा तब जाके लंग्स इन्फ्लेट होंगे, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग इसी को कह देते हैं अब पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट। राइट, हम लोग कह देते हैं ब्रेथलेसनेस, या हम लोग कह देते हैं डिस्निया। चलिए, सबसे पहली चीज ये हो गई। अब आइए और सिंपल वर्ड्स में इसको और समझते हैं कि केवल यहीं तक नहीं है कि पेशेंट के लंग इन्फ्लेट नहीं हो रहे हैं, अगर एयर चली भी जा रही है कोशिश करने के बाद तो भी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेकेंड, एल्वियोलाई में ही टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं जो ज्यादा होते हैं, और एल्वियोलाई का काम क्या है, एल्वियोलाई का काम है गैस एक्सचेंज करना, यही आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं जहां से गैस एक्सचेंज होता है। अगर यहाँ पे टाइप 2 न्यूमोसाइट प्लस सार्स कोरोना वायरस 2 एक साथ आ गए हैं तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से हम लोगों ने देख लिया है टाइप 2 तो डैमेज होगा ही, टाइप 1 भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइप 1 डैमेज हो गया तो पेशेंट में क्या होगा, नाउ ऑक्सीजनेशन या और ऑक्सीजन एक्सचेंज, अब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, विल बी अफेक्टेड। राइट, जिसकी वजह से पेशेंट का सैचुरेशन फॉल होगा, विल बी अफेक्टेड।
है ना। therefore SpO2 will fall, therefore saturation will decrease। मैं कह दिया डिक्रीज हो गया 94% से कम, आपने कह दिया पेशेंट को माइल्ड डिजीज है। कितना सिंपल है। अगर मैं कहूं कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग टू एंजाइम ज्यादा होंगे, रिसीव करने वाले कोरोना वायरस को ज्यादा होंगे, इसका मतलब डिजीज सीवियरिटी भी उसी के प्रोपोर्शन में ज्यादा होगी। कोई बच्चा होता है तो उसके पास ओवरऑल इम्यूनिटी तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी ज्यादा होती है, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। और आगे चल के एक इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर सिस्टम बच्चों का बेटर होता है और उनमें रीजनरेशन एपिथेलियम वगैरह का हमसे बेहतर होता है। यहाँ पे अगर हम इसको समराइज करें, उसके बाद किसी डायग्राम की तरफ चलें। किस कलर से समराइज किया जाए? पिंक से समराइज करते हैं। तो समराइज करने में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे टाइप 2 डैमेज हुआ, राइट, टाइप 2 डैमेज हुआ, सरफेक्टेंट कम हो गया। ये सब तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, सरफेक्टेंट ही चाहिए होते हैं लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए। टाइप 1 न्यूमोसाइट डैमेज हो गया, न्यूमोसाइट डैमेज हो गया टाइप 1, तो ऑक्सीजन बॉडी में कम हो गया। यहीं तक नहीं, जब भी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, तो कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स निकलते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स में चलिए अभी मैं कह दे रहा हूं इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। इसकी वजह से आसपास भी टिश्यू डैमेज होगा, और भी टिश्यू डैमेज होंगे, और ब्लड वेसल की एंड ब्लड वेसल से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वेसल परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर ब्लड वेसल से वाटर लीक आउट हो जाए तो एल्विलाई में वाटर भर जाएगा एयर की जगह, उसी कंडीशन को आप कहते हो निमोनिया, ठीक है। ब्लड वेसल परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया चलो ठीक है एल्वियोलाई अपना काम नहीं कर पा रहा है, ये एल्वियोलाई है, अब यहीं पे एक ब्लड वेसल थी, इस तरीके से मैंने कह दिया ब्लड वेसल है ये, ब्लड वेसल से वाटर लीक आउट कर गया, और वाटर कहाँ पे आ गया? एल्वियोलाई में पानी भर गया यहाँ पे। हम लोगों ने कह दिया यही सिचुएशन क्या चीज हो गई? निमोनिया, कोविड-19, और हम लोगों ने कह दिया दिस इज निमोनिया। तो बेसिकली 3 मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं यहाँ पे, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, और कुछ लोगों में फ्रैंकली निमोनिया हो जा रहा है। अभी इसी चार्ट पे दोबारा आएंगे, राइट। अभी तक हम लोगों ने बहुत क्या कहते हैं क्लियर कट देखा है, एल्विलाई में 2 टाइप के सेल्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 के ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है, जिसको वायरस ने रिकॉग्नाइज किया, और वहां पे जब भी बॉडी में कोई पैथोजन आया, बॉडी रिएक्ट की, इम्यून रिएक्शन हुआ, टाइप 2 डैमेज हुआ, सर्फेक्टेंट कम हुआ, फिर टाइप 1 भी डैमेज हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज खराब हो गया, और लास्ट में हम लोगों ने कह दिया कि यहाँ पे कैपिलरी परमिबिलिटी, जो आसपास की ब्लड वेसल्स थी वहां से लीकेज बढ़ गया, लीक करके फ्लूइड आपका कहाँ पे पहुंच गया? एल्विलाई के अंदर, ठीक है। अब एल्विलाई डैमेज भी है, और एल्विलाई के अंदर एयर के बजाय वाटर है। अगर एल्विलाई के अंदर एयर के बजाय वाटर हो, फ्लूइड हो, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज निमोनिया। अगर यही सॉलिडिफाई हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था। आइए पहले एक डायग्राम देखते हैं, बहुत ढेर सारे डायग्राम है, बस देखना भर है। चलिए पहले एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सार्स कोरोना वायरस 2, जो कि कोविड-19 डिजीज कॉज करेगा, पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे किसी की बॉडी में सार्स कोरोना वायरस गया, देखो एल्विलाई तक पहुंचे भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, जिनका काम है सरफेक्टेंट बनाना। यहीं पे इनको मिल क्या जाएगा? यहीं पे मिल जाएगा इनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ACE2, ठीक है। और आगे चल के कुछ आपके साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जिसमें इंटरल्यूकिन 6 सबसे मेन है,
और ये फिर बाकी ऑर्गन्स को भी अटैक करेगा, लिवर, किडनी, ब्लड, सबको। और यहाँ तो निमोनिया होना तय है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें बहुत सिंपल हैं। फिर से यहाँ पे मैं कहता हूं कि सार्स कोरोना वायरस 2 बॉडी में गया, रिसीव किया इनको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ने, जो मिले कहाँ, एल्वेलाई में टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पे, राइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और फिर यहाँ से इन्होंने इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट किया, इन्फ्लेमेशन, मैंने कह दिया इंटरल्यूकिन 6 और भी होते हैं, और इन्होंने टाइप 1 को भी खराब किया, टाइप 1 को, तो यहाँ पे सरफेक्टेंट कम हो गया। टाइप 2 को खराब किया, ऑक्सीजन कम हो गया, और आपका कैपिलरी डैमेज किया, कैपिलरी डैमेज, और पेशेंट में लीकेज हो गया, निमोनिया। अब ऐसा नहीं कि इंटरल्यूकिन 6 केवल लंग तक ही रहेगा, ब्लड के साथ बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। मैंने कह दिया इंटरल्यूकिन 6 अब आपके किडनी के पास गया, किडनी डैमेज स्टार्ट किया, एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर। फिर मैंने कह दिया ये आपके हार्ट के पास गया, अगर पहले से हार्ट और किडनी की बीमारी है तो फेलियर और जल्दी होगा। यहाँ पे मैंने कह दिया पेशेंट में हार्ट की प्रॉब्लम्स आई, चलो मैंने हार्ट फेलियर ले लिया। किडनी फेलियर से काफी लोगों की डेथ हो रही है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला गया, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पेशेंट को जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम आने लगा, पेशेंट को डायरिया हो गया, मान लो पेशेंट के लीवर के पास चला गया, पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया, पेशेंट में जॉन्डिस वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस बॉडी के किसी भी ऑर्गन को आपका ये अफेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस। ठीक है, सार्स कोरोना वायरस 2, इंटरल्यूकिन 6 यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए आगे चल के ट्रीटमेंट में देखेंगे टॉसिलीजुमैब भी हम लोग ट्रीटमेंट में देते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेमडेसिविर, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, बड़ी सिंपल पैथोजेनेसिस है। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इधर आ गया था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट पे था। और आइए कुछ डायग्राम लेते हैं और बात करेंगे कि बच्चों में सीवियर क्यों नहीं होता है। ये बिल्कुल ही सिंपल सा डायग्राम है, मुझे लगता है इसको लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये सार्स कोरोना वायरस 2 है। मैंने शुरू में भी बात किया था, इसकी कुछ स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं जिनको एस प्रोटीन कह रहे थे, यही आपके सेल से एडहियर होते हैं, उसके बाद एंट्री हो जाती है सेल में। अगर इन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे अंदर बन जाए या वैक्सीनेट हो जाए हम लोग, तो हमें कोविड नहीं होगा, होगा भी तो उतना लीथल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो रिसेप्टर होता है दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल है, मतलब टाइप 2 न्यूमोसाइट। अब देखो इन्होंने एक बहुत काम की चीज यहाँ बगल में लिख रखी है, पोटेंशियल फैक्टर्स प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम सीवियर डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं रेड्यूस्ड मैच्योरिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और दूसरी चीज बच्चों में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अलावा एक इम्यूनिटी होती है जो बचपन से प्रेजेंट होती है, इनेट इम्यूनिटी हमसे बेहतर होती है, क्योंकि उसके पास अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ही नहीं, ज्यादातर जो है इनेट इम्यूनिटी है। तो इसको बंद करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कंक्लूजन, अगर मैं कह रहा हूं किसी में कोमॉर्बिडिटी होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गन पहले से खराब है तो कोविड उसको और खराब करने में देर नहीं करेगा। कोमॉर्बिडिटी अगर प्रेजेंट है तो डिजीज आपकी ज्यादा सीवियर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें कि डिजीज सीवियर होगी कि नहीं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, बड़ा बड़ा हाइपरटेंशन लिखते हैं, ऐसे पेशेंट में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 अप रेगुलेटेड होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब रिसेप्टर्स कौन से ज्यादा हैं, जो इस बैक्टीरिया को, वायरस को चाहिए था। तो इन्होंने सार्स वायरस को वेलकम किया है, इसीलिए डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होगी, डिजीज सीवियरिटी विल बी मोर।
अगर हम लोग बच्चों की बात करें, चिल्ड्रेन में एज उतना फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है, लेस मैच्योर। इन्होंने बच्चों को बचा लिया है, देयरफॉर कम होंगे, लेस मैच्योर होंगे, देयरफॉर डिजीज सीवियरिटी इज लेसर इन चिल्ड्रेन। तो बिल्कुल हम लोगों ने लॉजिकली देखा है कि ये किसी भी ऑर्गन को अटैक कर सकता है, राइट। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 बीपी वाले लोगों में ज्यादा होता है, अप रेगुलेटेड होता है, तो उनमें डिजीज सीवियरिटी, अगर एक कोई कोमॉर्बिड फैक्टर देखो तो हाइपरटेंशन है, राइट, उनमें डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होगी। बच्चे क्यों बचे रहते हैं? कोई बीपी की बीमारी बच्चों में नहीं होती है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 डाउन रेगुलेटेड होता है, लेस फंक्शनल होता है, लेस इन नंबर होता है, लेस मैच्योर होता है। तो मुझे लगता है मैंने पैथोजेनेसिस बता दिया, लेकिन आओ और डायग्राम देखते हैं। बस देख लो इसको अपनी जानकारी के लिए, कोई बहुत डीप में जाके पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों में ये डिजीज उतना सीवियर ना हो, कुछ लोगों में हो सकता है एसिम्टोमेटिक हो, पता ही ना चले। 20% में हम लोग देखते हैं सीवियर इन्फेक्शन हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म है, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। हम लोग कहते हैं मेनली यहाँ पे इंटरल्यूकिन 6 है। और जो कोमॉर्बिडिटीज हैं आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर मतलब इसमें कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, और अगर लंग की बीमारी पहले से हो। तो चीजें बहुत सिंपल हैं। आइए और डायग्राम्स देखते हैं। जो चीज पढ़ रहे हो अपने आप से भी कल रिवाइज कर लेना और देखते भी रहेंगे। ये डायग्राम और ज्यादा काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका लंग है वो प्राइमरी टारगेट है, और वहां पे भी कौन सा? एल्वियोलाई। ये जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज एल्वियोलाई, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्फेक्टेड टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है, यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और क्यों ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना? क्योंकि इसके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग 2 एंजाइम है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है? टारगेट है आपका, या एक तरीके से रिसेप्टर है, ओके, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम। और जब साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन्स बढ़ गए, IL-6, तो इन्होंने आपके सारे ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू किया। लंग को तो कर ही रहे हैं, एक्यूट लंग इंजरी, मायोकार्डाइटिस, किडनी फेलियर, लिवर इंजरी, डायरिया, वोमिटिंग। कितना सिंपल है ना, कि स्टार्ट हुआ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 से, और वो कहाँ थे? टाइप 2 न्यूमोसाइट पे थे, तो पहले उनको डैमेज किया, फिर बाकी लंग को डैमेज किया, ठीक है, फिर कैपिलरी को डैमेज किया, निमोनिया हुआ, फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली बाकी ऑर्गन्स तक इंटरल्यूकिन 6 जाके इन्फ्लेमेशन और डायरेक्ट डैमेज कराया। और डायग्राम देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को लगे कि इसमें अब कुछ पढ़ने को बचा नहीं है, दिस इज वेरी इजी थिंग। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वायरस सार्स स्पाइक प्रोटीन, एस प्रोटीन की मदद से टाइप 2 न्यूमोसाइट और एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को पहचान के सेल के अंदर एंटर हो गया। और आइए कुछ डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, दिस इज वेरी सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कह दिया कि ये आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के पास गया, निमोनिया करा दिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कराया। इसके बाद बॉडी ने रेस्पॉन्स किया, बॉडी ने इंटरल्यूकिन 6 या साइटोकाइंस ज्यादा बनाए, और ये साइटोकाइंस आपके दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स को खराब करने लगे। ये साइटोकाइन बढ़ने से बॉडी में कोगुलेशन वगैरह भी बढ़ने लगा। इसी के लिए आप लोग देखते हो एक सब्सटेंस होता है डी डाइमर। तो हमें डी डाइमर भी कराना पड़ता है, क्योंकि हमें कोगुलेशन प्रोफाइल भी पेशेंट की देखनी होती है कि कोगुलोपैथी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। आइए डी डाइमर वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। डी डाइमर मिल जाएगा आपका इसमें। ये लास्ट स्लाइड है, बस हम लोग 2 मिनट में लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को कोविड-19 हो रखा है, पेशेंट में कोगुलोपैथी भी होगी, ठीक है, कोगुलेशन बढ़ जाएगा,
हम लोग कहते हैं फिब्रिन बढ़ जाएगा, पेशेंट में क्लॉट हो जाएगा। बॉडी रिएक्ट करेगी, इस क्लॉट को डिसॉल्व करेगी फाइब्रिनोलिसिस से। जब भी फाइब्रिन टूटता है तो डी डाइमर बढ़ता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग एनॉक्सापारिन वगैरह भी दे रहे हैं। तो चीजें बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। सारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, कैपिलरी को डैमेज कर सकता है और कोगुलेशन बढ़ा सकता है। और जब वो क्लॉट टूटेगा तो डी डाइमर भी बढ़ जाएगा। आइए चैट सेक्शन में आइए।